अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आ रही है, जिसमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंफ्यूजन पर्टिकुलर JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट से जुड़ी आ रही है, एक कंफ्यूजन जो सब के अंदर थी, वो इस टाइम के ऊपर आज ऑफिशियली क्लियर हो गई है। तो इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम सबको पता है कि जब JF-17 ब्लॉक 3 इंडक्शन के करीब था, तो प्लान के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में यहाँ पर नया इंजन लगाया जाना था। JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर हमें बेसलाइन RD-93 इंजन देखने को मिलता है, लेकिन ब्लॉक 3 के अंदर एक नया इंजन जो कि RD-93MA था, उसे प्रॉमिस किया गया था और यही इंजन ब्लॉक 3 के अंदर लगना था। लेकिन हमने देखा कि जब JF-17 ब्लॉक 3 के जो इनिशियल बैचेस हैं वो रोल आउट हुए, तो उनके अंदर सिर्फ सिंपल RD-93MA का जो बेस वेरिएंट है वो यूज किया गया था। RD-93MA का यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं था। रिपोर्ट्स यही आ रही थी कि रशिया की तरफ से इस इंजन की जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इस वजह से अभी तक इन इंजन्स को ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया, और बाद में इवन ये तक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ब्लॉक 3 के अंदर नया इंजन रिप्लेस करने के लिए चाइनीज WS-13E इंजन को यहाँ पर इवेल्युएट किया जा रहा है, और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज इंजन के साथ कंटिन्यू करेगी, बिकॉज रशियन इंजन या फिर RD-93MA कह लें वो अवेलेबल नहीं था। तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ब्लॉक 3 से रिलेटेड कि क्या इसके अंदर RD-93 है, RD-93MA है, WS-13E है, किसी को भी इसके बारे में कोई कंप्लीट आइडिया नहीं था। और ये चीज डायरेक्टली JF-17 ब्लॉक 3 की पब्लिक परसेप्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, बिकॉज लोगों की जनरल परसेप्शन ये है कि ब्लॉक 3 के अंदर क्योंकि पुराना इंजन है तो उसकी एवियोनिक्स को जो है वो पावर ज्यादा नहीं मिलती, इस वजह से AESA रेडार तो है एक अच्छा खासा, लेकिन उसको पावर प्रोवाइड नहीं करवा पाता ब्लॉक 3। ऑब्वियसली ये नैरेटिव इंडिया की तरफ से तो प्रोपेगेट किया ही गया है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक भी इस चीज के ऊपर बिलीव करती थी कि ठीक है ब्लॉक 3 के अंदर AESA रेडार जो है वो एक अच्छा है, लेकिन इंजन की वजह से यहाँ पर ब्लॉक 3 को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। खैर, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज हम आपको देंगे, और इसके बाद से आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये सारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे हैं जो कि यूके में होने वाले एयर शो रियाद 2025 से निकल के आई है। JF-17 ब्लॉक 3 को आप इस टाइम के ऊपर स्टैटिक डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं, और इसके आगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पर्टिकुलरली एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर ब्लॉक 3 की सारी स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इसके अंदर टॉप स्पीड, कितना विंग स्पैन है, इस तरह की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है वो इसकी ओवरऑल पावर है। और अगर इस पोर्शन को मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पर प्रिसाइजली 20,500 पाउंड का जो थ्रस्ट है उसको मेंशन किया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है वो 20,500 का जो थ्रस्ट है उसको अचीव कर सकता है। और आप यहाँ पर गेस करें कि ये नंबर किस इंजन की स्पेसिफिकेशन से मेंशन करता है, तो यस एग्जैक्टली दिस इज द बिग न्यूज कि ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन इस बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मेंशन की गई है ये RD-93MA की है, जहां पर आपको 20,500 पाउंड का थ्रस्ट मिलता है। बिकॉज बेस लाइन RD-93 के अंदर जो इंजन की जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है, इसका जो ऑफिशियल थ्रस्ट नंबर है वो 18,285 पाउंड का है, तकरीबन 2,000 पाउंड थ्रस्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर आप इसको किलो न्यूटन्स में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर बेस लाइन RD-93 का जो थ्रस्ट बनता है वो 81.4 किलो न्यूटन का बनता है, लेकिन यहीं पर जो RD-93MA का किलो न्यूटन्स के अंदर थ्रस्ट है वो तकरीबन 91.2 किलो न्यूटन्स का बनता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस इंजन को JF-17 ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन किया है उसका अगर किलो न्यूटन्स में थ्रस्ट देखें तो वो 91.2 किलो न्यूटन्स का बनता है। तो यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस है, और साथ ही साथ एक बिग जंप है परफॉर्मेंस के अंदर। हम सबको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक डेडिकेटेड AESA रेडार है, उसके बाद मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में एडिशनल पावर की जरूरत होती है। इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की वजह से ब्लॉक 2 से कंपेयर करें तो ब्लॉक 3 की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, और यही एक मेन इशू था कि ब्लॉक 3 को एक अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट बताया जाता था। एंड नाउ अब क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर RD-93MA इंटीग्रेट किया जा चुका है, और जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये ब्लॉक 3 की जो सारी फ्लीट है उसके अंदर RD-93MA इंजन को इंटीग्रेट कर दिया है, मतलब कि अब ब्लॉक 3 के अंदर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि पुराने इंजन के साथ है। तो इलेक्ट्रिक आउटपुट वाले पॉइंट को डिस्कस करें तो बेसलाइन RD-93 जो है वो इस टाइम के ऊपर 27 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है, जो कि ऑब्वियसली मॉडर्न AESA रेडार्स को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यही RD-93MA के अंदर जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो आपको 50 किलोवाट्स की मिलती है। डबल इलेक्ट्रिक आउटपुट जो है वो इस टाइम के ऊपर MA के साथ आपको मिलती है, जो कि इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ यूटिलाइज किया जा रहा है। सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स पहले JF-17 ब्लॉक 3
के साथ पब्लिक के अंदर कोट की जाती थी कि इसका जो इंजन है वो AES रेडार को पावर नहीं दे पाता, इसके जैमर्स को पावर नहीं दे पाता। तो वो इश्यूज इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से रिजॉल्व हो गए हैं और RD93MA की इतनी इलेक्ट्रिक आउटपुट है कि वो इजीली AES रेडार्स और बाकी जो हाई इंटेंसिटी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ब्लॉक 3 के अंदर उनको पावर दे सकता है। तो अब फाइनली जो एक लास्ट स्टैंडिंग इशू था ब्लॉक 3 के अंदर वो इस टाइम के ऊपर खत्म कर दिया गया है। इसके अंदर इंजन भी नया है RD93MA, मिसाइल्स भी इसके साथ PL-15 इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो कहीं से भी कोई इशू इस एयरक्राफ्ट के अंदर अब नहीं बचता। इवन ये एयरक्राफ्ट अब अपनी ट्रू 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज को रीच कर चुका है। तो अब किसी को इसकी कैपेबिलिटीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर RD93MA की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर मेंशन करूं या फिर अपग्रेड को मेंशन करूं तो RD93MA के अंदर जो टोटल सर्विस लाइफ है वो तकरीबन 4000 आवर्स की है, जो कि RD93 के कंपैरिजन में तकरीबन डबल है। वहां पर आपको 2000 आवर्स की सर्विस लाइफ मिल जाती है। उसके बाद जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है वो RD93MA का तकरीबन 1000 घंटे का है, मतलब कि 1000 घंटे के बाद इसको ओवरहॉल करने की जरूरत पेश आती है। वहीं पर जो बेस लाइन RD93 है उसको तकरीबन हर 400 घंटे के बाद जो है ओवरहॉल करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपग्रेड है कि अब 400 आवर्स की बजाय आपको तकरीबन 1000 आवर्स का मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है वो मिल जाता है। एंड देन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है RD93 के अंदर जो आपको बेहतर मिलता है वो ये है कि RD93MA के अंदर आपको फेडेक कंट्रोल्स दिए जाते हैं, मतलब फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल्स। बेसिकली इनमें होता क्या है, इंजन के जो सारे कंट्रोल हैं वो डिजिटल होते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑटो डायग्नोस्टिक्स मिल जाता है, मतलब कि इंजन के अंदर कोई भी छोटा मोटा इशू आता है तो इंजन उसको खुद अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि ये सब जो कैपेबिलिटीज हैं वो RD93 के जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर मौजूद नहीं है। और इसी वजह से फाइनली RD93MA का JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट होना ये ब्लॉक 3 के लिए एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट न्यूज है, बिकॉज अब ये एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी के लिहाज से तकरीबन अपने पूरे पोटेंशियल को पहुंच चुका है। बाकी एंड पर यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज ब्लॉक 3 से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर मास डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इंडियंस की तरफ से फैलाई गई है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में ब्लॉक 3 और भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। तो इस वीडियो को शेयर करके इसकी जो असल कैपेबिलिटीज हैं उनको आपने लोगों तक पहुंचाना है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपने काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।